बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए। अ, हमने जो कोर्स पढ़ा था एचटीएमएल जो है उस वो हमने पढ़ा था, और सीएसएस जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो वही हम W3 स्कूल की रेफरेंस को पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे। इसमें जितना कोर्स है, ठीक है, तो जितना कोर्स आपकी कोर्स आउटलाइन में है तो हम W3 स्कूल से कवर करेंगे, और इसके पे हम एग्जाम्पल जो है वो करेंगे। तो सीएसएस जो है ये बेसिकली है जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और सीएसएस जैसे यहाँ पर लिखा है कि डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और अदर मीडिया। मतलब जो है जिस किस तरह जो है HTML एलिमेंट को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple pages all at once. अच्छा, ये जो है बहुत मतलब टाइम बचाता है, और वो इसकी रीयूजेबिलिटी की वजह से। सपोज आपने जिस तरह हम ने HTML में एलिमेंट्स इंसर्ट कर दी, तो वो अगर इसको आप अच्छी तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं और इसकी कलर्स वगैरह और डिज़ाइन वगैरह बॉर्डर्स वगैरह आप जो है क्रिएट करना चाहते हैं, तो हर दफ़ा जो है हर एलिमेंट के लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि आप एक दफ़ा लिख दे और फिर जो है उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम भी बचाता है। और दूसरी बात ये है कि HTML में इसमें हम इस CSS में हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स जो है HTML के वो डिस्प्ले हो जाते हैं, तो उसको सही तरीके से सही तरतीब से डिस्प्ले करना, और उसको सही डिज़ाइन से उसमें कलर्स वगैरह और साइज़ और बॉर्डर्स वगैरह, ठीक है, वो जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जब हम एक दफ़ा CSS का कोड लिखते हैं, तो उसको हम जैसे लास्ट पॉइंट है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स है कि एक दफ़ा लिख दे कोड और इसको एक फाइल में सेव करे, और जितनी मर्जी जितने पेजेस में सब में जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप देखते हैं कि ये जो है W3 स्कूल का पेज है। तो अगर इसमें हम देखें, हम जावास्क्रिप्ट ओपन करें, HTML का कोर्स ओपन करें, CSS का कोर्स, जितनी भी कोर्स यूज़ करेंगे, तो सब पेजेस का जो लेआउट है वो एक जैसा है। तो अगर हम इसको CSS के बगैर जो है यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है कि मतलब हर पेज के लिए हमें अलग-अलग डिज़ाइन जो है वो करना पड़ता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक दफ़ा डिज़ाइन बना लेते हैं CSS में, और उसको जो है स्टाइल शीट बना लेते हैं, और उसका डिज़ाइन जो है हम सारे पेजेस में एक टेम्पलेट बना दिया, और उसी टेम्पलेट के मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं। हर पेज के अपने कंटेंट्स होते हैं, लेकिन उसका टेम्पलेट और उसका डिज़ाइन जो है वो एक जैसे होता है। तो इसलिए CSS जो है इसकी इसके कोड की रीयूजेबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव करता है, ठीक है। यहाँ पर CSS ये W3 स्कूल के पेज पर एक एग्जांपल है। सपोज ये CSS की एक एक डिज़ाइन है CSS का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये स्टाइल 1 के ज़रिए जो है ये एक तरीके से इसने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यही पेज है, यही कंटेंट है, लेकिन इसने दूसरी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर सपोज़ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक और तरीके से, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से इसने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर सपोज़ यहाँ पर नो स्टाइल शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल कोड है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग जो है वो यूज़ नहीं हुई। तो इसमें और अगर इसमें देखें तो कितना डिफरेंस है। मतलब जो कंटेंट वही है, नो स्टाइल शीट में भी वही कंटेंट है, जैसे सेम
पेज डिफरेंट स्टाइल शीट्स में यही सारे कंटेंट है, लेकिन इसका तरतीब देखें तो इसका तरतीब कैसे है और उसका तरतीब और उसका जो लुक है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यही CSS का फ़ायदा है कि इससे लुक और डिज़ाइन और कलर्स वगैरह जो है ये बहुत ज़बरदस्त जो है बनते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कैसे है, वो सिंटैक्स मैं आपको समझाता हूँ कि सिंटैक्स इसको हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, ये कि पी लिखा हुआ है और फिर जो है ब्रैकेट है, करली ब्रेसेस है और करली ब्रेसेस जो है वो बंद है। फिर कलर और रेड लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी एलिमेंट का HTML एलिमेंट को हम जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का हम उसका नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं और फिर जो है ये कलर जो है ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है और फिर उसकी वैल्यू है। तो हम इसको इसकी प्रॉपर्टी फिर कॉलन और उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। तो मतलब जितनी प्रॉपर्टीज है तो उसको आप इस अंदाज में लिखेंगे कि प्रॉपर्टी कॉलन फिर उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। तो ये जितनी भी अब इस को अगर आप किसी पेज में यूज करेंगे तो जितनी भी पैराग्राफ्स आप इंसर्ट करेंगे तो उसके टेक्स्ट का कलर रेड होगा और वो सेंटर पर अलाइन होंगे। इसका मतलब ये है। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो बेसिकली इस पी को हम सेलेक्टर कहते हैं। यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है जर्नल फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर देखिए H1 ये सेलेक्टर है, फिर ब्रैकेट शुरू है और ब्रैकेट मतलब आप सेलेक्टर को यूज करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लिखते हैं तो वो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप मल्टीपल लाइन जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए सेलेक्टर लिखेंगे फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर प्रॉपर्टी कॉलन और उसकी वैल्यू फिर सेमीकोलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी कॉलन और उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन, फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज आप इस सेलेक्टर के लिए यूज करना चाहते हैं तो सारी प्रॉपर्टी जो है सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे और पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे फिर कॉलन और फिर उसकी वैल्यू जो है लिखेंगे। जैसे हम उसके एट्रीब्यूट्स लिखते थे, लेकिन एट्रीब्यूट के साथ हम के बाद हम इक्वल लिखते और उसकी वैल्यू लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कॉलन और वैल्यू जो है लिखते थे और इसके उसके साथ सेमीकोलन नहीं होता, वो स्पेस के साथ हम यूज करते थे, लेकिन इसके लिए हम सेमीकोलन जो है वो यूज करते थे यहाँ पर। तो ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल ही को हम करते हैं यहाँ पर सबलाइम में। सपोज अच्छा, इसको हम कहाँ पर लिखते हैं तो इसकी बेसिकली तीन तरीके हैं। ठीक है, और वो हम फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो तीन तरीके हैं। एक है इनलाइन, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ये तीन तरीकों जो है CSS को ऐड करने के लिए है। ठीक है, ये हम दूसरे टॉपिक में फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये तीन तरीके, तीन मेथड्स है, अभी हम इंटरनल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे यूज़ होते हैं वो सारे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पहले सेव करता हूँ। सपोज मैंने इसको नाम दिया lecture1.css, सॉरी इसको HTML ही के मतलब आप हम इंटरनल यूज करते हैं, मतलब हम HTML के साथ हमने सेव क्यों किया, क्योंकि हम CSS कोड को HTML के अंदर ही लिखते हैं, तो इसको हम इंटरनल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका जो सिंटैक्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय फर्स्ट CSS कोड।
ये मैंने दे दिया। और यहाँ पर मैं सपोज एक H1 लिखता हूँ, और H1 में मैं लिख दिया दिस इज अ सिंपल हेडिंग, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने P स्टार्ट कर दिया, और P में मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिए, और P को मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ विदाउट CSS। अभी CSS मैंने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक सिंपल पेज है। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल पेज है, ये एक सिंपल हेडिंग है, और ये एक पैराग्राफ है। अब इसके अंदर ही मैं CSS यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तक हम वही HTML करते थे। यहाँ पर अब मैं CSS का कोड जो है वो लिखता हूँ कि CSS को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, CSS का कोड आप अगर HTML पेज के अंदर ही लिखते हैं तो इसको आप हेडिंग के सेक्शन में लिखेंगे, सॉरी हेड के सेक्शन में आप ये कोड लिखेंगे। अच्छा, इसको आप किसी भी जगह लिख सकते हैं, लेकिन इंटरनल CSS को जब हम लिखते हैं तो उसको हम हेड के सेक्शन के अंदर अगर लिखे तो ये अच्छी बात है। मतलब रिकमेंडेड यही है, गुड प्रैक्टिस ये है कि इसको आप हेड के सेक्शन के अंदर ही लिखे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेड का सेक्शन जो है ये सबसे पहले लोड होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी CSS का कोड हो वो पहले से लोड हो जाए। ठीक है, तो इसको हम हेड की सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और इसके लिए आप टैग देंगे स्टाइल का, और HTML का जितना भी सॉरी CSS का जितना भी कोड होगा तो वो टैग और सॉरी स्टाइल और स्लैश स्टाइल के अंदर बंद होगा। फिर जैसे हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि आप सेलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, कि जिस एलिमेंट पर अप्लाई आप करना चाहते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैराग्राफ है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं बिल्कुल फंक्शन जिस तरह फंक्शन की बॉडी आप बनाते हैं तो इसी तरह इसकी बॉडी भी आप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कलर जो है वो क्या हो, ब्लू हो। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो क्या हो, सपोज मैं लिखता हूँ जस्टिफाई हो। ठीक है, और इसके बाद मैं H1 लिखता हूँ, तो H1 का मैं कलर सपोज लिखता हूँ कि कलर इसका रेड हो, और टेक्स्ट अलाइन जो है इसका वो सेंटर हो सपोज। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया और इसको अब मैं सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कोड पहले देखिए कि मैंने देखा कि जितनी भी पैराग्राफ हम लिखेंगे तो उसका कलर ब्लू होना चाहिए, और उसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए। और जितनी भी हेडिंग 1 हम देते हैं तो हेडिंग 1 जो है H1 टैग हम देते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए, और अलाइनमेंट जो है वो सेंटर होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और मेरे पास ये मौजूद था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए वो जो है उसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर देखिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने पैराग्राफ की डिज़ाइनिंग कर दी, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, और हेडिंग H1 जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर दी। तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी। ठीक है, अब सपोज इसमें अगर मैं H2 देता हूँ, सपोज इसके बाद पैराग्राफ के बाद मैंने एक और हेडिंग दे दिया H2, दिस इज सब हेडिंग, सपोज मैंने इसको इस तरह दे दिया। तो
इस पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये वही सिंपल होगा, वही ब्लू कलर और लेफ्ट अलाइन, क्योंकि हमने ये जो कोडिंग की है ये किस लिए की है, सिर्फ H1 के लिए। अच्छा, सपोज एक और पैराग्राफ में इंसर्ट करता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया, तो अब देखिए इस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि P के लिए हमने डिजाइनिंग की है। तो देखिए वही ब्लू कलर और जस्टिफाई अलाइनमेंट है, ठीक है। और जितनी भी पैराग्राफ आप इंसर्ट करेंगे, सपोज मैं एक और हेडिंग, दिस इज अनदर हेडिंग, ये मैंने कर दिया, तो इस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि H1 जितनी भी है उस पर अप्लाई होंगे, और पैराग्राफ जितनी भी है तो उस पर भी अप्लाई होंगे जो कोड हमने लिखा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर CSS के कोड को आप दोबारा देखिए कि ये स्टाइल और स्लैश स्टाइल की दरमियान है। अच्छा, अगर सपोज आप ये चाहते हैं कि H1 और H2 दोनों के लिए हो, तो इसके साथ क्या आप कामा लगाए, तो H1 और H2 दोनों के लिए अब हो जाएगा। तो देखिए H2 पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। मतलब ये कोड H1 और H2 दोनों के लिए हो गया, ठीक है। कि मतलब आप एक किस्म का कोड जो है वो आप मुख्तलिफ टैग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका सिंटैक्स था, इसका इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको हम इंटरनल एक्सटर्नल, अच्छा, और सेलेक्टर के बारे में हम और बातें फिर इसमें हम करेंगे कि सेलेक्टर का क्या मतलब है। यहाँ पर जस्ट हमने सेलेक्टर को सिर्फ टैग लिया है, लेकिन इसमें और भी थोड़ी डिटेल है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। अ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन CSS के बारे में बताएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।